उम्मीद करता हूँ तुम सभी लोग अच्छे होगे। अच्छे हो ना? कमेंट करके बता देना। और हाँ, हम लोग जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है द लास्ट लेसन। आई मीन चैप्टर नेम है, बट इस चैप्टर का नेम द लास्ट लेसन क्यों रखा गया हम अच्छे से जान जाएंगे। शुरू करते हैं स्टोरी, हड़बड़ाओ मत। पर उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आता है तो चलिए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और इस चैप्टर के जो ऑथर है उनका नाम है अल्फोंसे डॉडेट, जो कि एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट है। और ये जो कहानी है ना, ये फ्रैंको पुर्सिया वार के टाइम की कहानी है, जो कि 1870 से लेकर 1871 तक चला था और इसमें फ्रांस पर्सिया से हार गया था। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है ना कि इस वार को लीड हमारे बिस्मार्क चचा ने ही किया था। तुम इनको अच्छे से जानते हो कि हिस्ट्री में बहुत बार पढ़ चुके हो। और इस वार के बाद जो हमारी फ्रेंच की जो डिस्ट्रिक्ट थी ना, जैसे कि एल्सेक और लॉरेन, ये सब पर्सिया के पार्ट्स में चली गई थी, यानी कि पर्सिया ने इस पे कैप्चर कर लिया था। और हमारे पर्सियन कंट्रीज में ना जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स भी आते हैं। ओए ओए प्लीज यार, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो, अभी तो स्टोरी शुरू होने वाला है, अभी मजा आएगा ना। तो देखो, ये जो स्टोरी है ना, ये एक इंसान के इर्द गिर्द घूम रहा है जिसका नाम है फ्रांस, जो कि एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रांस स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो सुबह सुबह स्कूल निकलने के लिए लेट हो गए थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं उसके टीचर मिस्टर हैमेल उसे डांटे नहीं, क्योंकि फ्रांस ने कुछ पढ़ा नहीं था और उसके जो टीचर थे मिस्टर हैमेल उनसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाले थे बेस्ड ऑन पार्टिसिपल्स। और फ्रांस को पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता था, यानी कि उन्हें कुछ भी नहीं आता था, उन्हें सिंगल लेटर नहीं पता था उस चीज के बारे में। पर उससे मिस्टर हैमेल उस तरह के क्वेश्चंस पूछने वाले थे, इसलिए उसे डर लग रहा था और वो स्कूल के लिए नहीं निकल रहा था और वो काफी लेट भी कर दिए स्कूल निकलने के लिए। और जब फ्रांस स्कूल के लिए निकल ही रहे थे तब उनके मन में ख्याल आता है कि डांट खाने से तो अच्छा है कि वो शाम तक इधर उधर घूम लेते हैं, कम से कम वो डांट तो नहीं खाएंगे। और वो स्कूल मतलब बंक मारने के बारे में कुछ सोचते हैं और फिर वो सोचते हैं कि आज का दिन भी कितना अच्छा है, ब्राइट है, बर्ड्स जो है वो चर्पिंग साउंड निकाल रही है, मतलब चहचहा रही है, बहुत अच्छा उन्हें आसपास का सराउंडिंग लग रहा था। और वहीं पे एक क्या बोलता हूँ सॉमिल, जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती है ना, उस जगह के पीछे कुछ पर्सियन सोल्जर जो थे वो मार्च पास्ट कर रहे थे। और फ्रांस को ये सब बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा था, पर फिर भी वो चाहते थे कि वो वापस स्कूल चले जाएं, यानी कि उनके अंदर फिर भी एक कॉर्नर में ऐसा मन कर रहा था कि क्यों ना वो वापस अभी भी स्कूल जा सकते हैं, अभी भी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है। और फाइनली वो अपनी मन की बात को सुनते हैं और यानी कि वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं। फिर वो जब स्कूल के लिए निकलते हैं तभी पास में एक टाउन हॉल होता है जहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ होता है, जिस बुलेटिन बोर्ड में पिछले 2 सालों से बहुत खराब खबरें बस छपती थी, जैसे कि उन्होंने क्या क्या बैटल्स हारा है, कुछ ड्राफ्ट्स और कुछ ऑर्डर्स जो कि कमांडिंग ऑफिसर्स उनके कंट्री के देते थे, वो सब वहाँ पे उस बोर्ड पे लगता था। फिर वो सोचते हैं कि आज इतना भीड़ और इतना क्राउड क्यों है। फ्रांस ये सब चलते चलते ही स्कूल के रास्ते में ही सोचते हुए चल रहे थे, मतलब बहुत तेजी से। तभी वो एक और चीज नोटिस करते हैं कि उस बुलेटिन बोर्ड के पास एक ब्लैक स्मिथ है जिसका नाम है वैचटर, और उसके अंदर जो काम करता है, जो उसके अंदर सीख रहा होता है, वो लोग दोनों खड़े होके वहां पे उस बुलेटिन बोर्ड को देख रहे होते हैं। तभी वॉचटर उससे बुलाते हैं, मतलब फ्रांस को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या हो रही है, तुम भी इसे देख लो, वैसे भी अभी तुम्हारे पास और भी टाइम है। तो फ्रांस को लगता है ना कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी स्कूल के लिए काफी लेट हो चुका होता है। इसलिए फ्रांस वहां पे रुकता नहीं और सीधा गार्डन तक पहुंच जाता है, एम हैमेल का गार्डन तक, यानी कि उसके सर जी यानी कि टीचर का गार्डन तक। फिर यहाँ पे फ्रांस बताते हैं कि यूजुअली जब वो स्कूल में घुसते हैं ना तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हसल बसल होता है, यानी कि बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ला होता है, जैसे बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। लेसन्स को जब दोबारा पढ़ा जाता है, लेसन्स को रिसाइट किया जाता है, जब साथ में मिलके सब बच्चे लोग चिल्लाते हैं, वो वाली साउंड आती है। जब टीचर्स लोग रूलर लेके स्केल लेके बेंच पे मारते हैं तो वो वाली साउंड भी आती है। और कभी कभी डेस्क का खुलना बंद होना, ये वाला जो साउंड होता है ना, ये भी साउंड आता है। पर उस दिन कोई भी साउंड नहीं आ रहा था, कहीं से भी साउंड नहीं आ रहा था और चारों तरफ बहुत ही ज्यादा शांति थी। और फ्रेंड्स ये भी कहते हैं कि यूजुअली उन्हें अपने हाथों से अपने कानों को ढक के ध्यान से सुनना पड़ता था कि आखिर आसपास चल क्या रहा है, समझना पड़ता था ये सब। पर आज वैसा कुछ भी नहीं था, आज कुछ ज्यादा ही शांति थी। और फिर वो बता रहे हैं कि उन्हें काफी डर भी लग रहा था। फिर जैसे कि कोई संडे मॉर्निंग हो, फिर वो देखते हैं अचानक से कि उनके क्लासमेट जो होते हैं ना, वो अपने प्लेस में जाके ऑलरेडी बैठ चुके हैं बिल्कुल चुपचाप से। और मिस्टर हैमेल जो है ना, वो अपने आर्म के पास स्केल को रखकर
पूरे क्लास में चल रहे थे। और फिर वो बोलते हैं कि तुम इमेजिन कर सकते हो कि अब मुझे गेट खोलकर क्लासरूम के अंदर जाना था और ये कितना मतलब उन्हें कितना डर लग रहा था। तो फिर वो बोलते हैं कि एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल उन्हें बहुत ही अच्छे से काइंडली बोले कि जाओ अपने प्लेस में जाके बैठ जाओ फ्रांस, वरना हम लोग तुम्हारे बिना ही आज का लेसन शुरू करने वाले थे। फिर फ्रांस जाते हैं और अपने बेंच के ऊपर जंप करके बैठ जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके जो टीचर होते हैं एम हैमिल, उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहना होता है, फ्रिल्ड शर्ट पहना हुआ होता है और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप पहना हुआ होता है जो कि सारा के सारा एम्ब्रॉयडर्ड होता है, जो कि वो नॉर्मली डेज में नहीं पहनते हैं। वो तभी पहनते हैं जब स्कूल में कुछ ओकेजन हो या फिर स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन हो, जैसे कि जो हमारे डायरेक्टर्स एंड प्रिंसिपल्स नहीं होती है जो पूरे स्कूल का चक्कर लगाती है, टीचर्स के टीचिंग और उनके ड्रेसिंग सेंस को जज करती है। तो ऐसे केस में वो बस ऐसा ड्रेस पहना करते थे। फिर उन्हें अजीब लगता है कि उन्होंने आज ऐसा ड्रेस क्यों पहना है। एक्चुअली फ्रांस को उस दिन स्कूल में हो रहा सारा चीज बिल्कुल न्यू और स्ट्रेंज लग रहा था। फिर वो एक और चीज नोटिस करते हैं कि उनके क्लास के लास्ट बेंचेस में, जो कि यूजुअली खाली रहती है, वहाँ पे उस दिन बहुत सारे विलेजर्स बैठे हुए थे, जैसे कि ओल्ड हॉर्सर जो कि उनके टाउन के मेयर भी रह चुके हैं, और फिर पोस्ट मास्टर और उसी तरह के बहुत सारे विलेज के लोग। और जो हॉर्सर होते हैं ना, वो 3 कॉर्नर्ड हैट भी उस दिन पहने हुए होते हैं, जो कि थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। और पीछे में सारे बैठे हुए लोग, इवन के स्टूडेंट्स भी काफी सैड दिख रहे होते हैं। और बस यहीं तक नहीं, वो जो हॉर्सर होते हैं ना, जो कि पुराने मेयर भी रह चुके होते हैं, वो एक प्राइमरी की किताब लाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी, ठीक है, और वो साइड से फट भी गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो ना, पुरानी बुक जैसे होती है। और वो अपने उसे लैब पे इन्हीं के पास रखे हुए होते हैं, ठीक है, और अपने जो चश्मा होता है ना, उस बुक के ऊपर उतार के रख देते हैं। फ्रांस को ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था। तभी एम हैमिल जो होते हैं ना, वो आराम से अपने सीट पे बैठते हैं और बहुत ही ज्यादा जेंटल टोन में, आई मीन ग्रेव और जेंटल टोन में बच्चों को ये कहते हैं कि सुनो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ये तुम लोगों का आज लास्ट लेसन है जो कि फ्रेंच में तुम्हें पढ़ाया जाएगा। कल से बर्लिन से ऑर्डर आया है कि तुम लोगों के स्कूल में बस जर्मन ही पढ़ाया जाएगा, जो कि एल्सैक और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस है वहाँ पे। अब वहाँ पे फ्रेंच और नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये तुम लोगों का लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज के लिए। इसलिए एम हैमिल कहते हैं कि तुम लोग आज ये जो हमारा लास्ट लेसन है इसे ध्यान से सुनना। फिर फ्रांस जो होता है उसे थोड़ा शॉकिंग फील होता है और फिर वो सोचता है और कहता है कि ओ अच्छा, इसलिए टाउन हॉल के पास इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। फिर वो सोचता है कि क्या सच में उसे अब फ्रेंच पढ़ना छोड़ना होगा, क्योंकि उसे अभी तक फ्रेंच अच्छे से लिखना तक नहीं आता। फिर उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा होता है और वो सोचता है कि काश उसने अपने लेसन्स को अच्छे से पढ़ा होता, इंस्टेड ऑफ कि वो बर्ड्स और रिवर के पास बैठ के अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय। अब फ्रांस बता रहा है कि उसे जो पुराने हेवी बुक्स जो लगते थे, जो हेवी बुक्स होते थे, जो कि ग्रामर्स के बुक होते थे और हिस्ट्री ऑफ सेंट्स होते थे, वो बहुत ज़्यादा हेवी और फालतू लगते थे। और अब वही, मतलब फ्रांस बोल रहा है, वही वो उस बुक को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो सारे बुक्स उसके पुराने दोस्तों की तरह लगते हैं उसे। और इसलिए उनके जो टीचर थे एम हैमिल, उन्होंने अपना जो टेम्पर्ड वाला और उनका गुस्सा वाला चेहरा था, उनका जो गुस्सा वाला मूड था, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ों को भी भुला दिया था, क्योंकि ये उनका लास्ट डे था। और लास्ट डे में कौन टीचर चाहेगा कि वो बच्चों पे गुस्सा करे। अब मतलब अल्ट्रा लीजेंड प्रो टीचर होगा तो अलग बात है। तो तुम लोग समझ रहे होगे। अब फ्रांस सोचता है ना कि अब वो एम हैमिल को फिर कभी नहीं देखेगा, तो फिर वो ये सब चीज़ भूल गया कि एम हैमिल कैसे उस पर गुस्सा करते थे, कैसे अपने रूलर का यूज़ करके डराते थे एंड ऑल। तो वो ये सब चीज़ भूल गया और बस वो ये चीज़ सोच रहा था कि अब वो एम हैमिल से फिर कभी नहीं मिल पाएगा। फिर फ्रांस को समझ में आता है कि मैम एम हैमिल ने इतना अच्छा ड्रेस क्यों पहना हुआ है। फिर वो फ्रांस बता रहे हैं कि वो जो पीछे में विलेजर्स जो बैठे हुए थे ना, वो एक्चुअली एम हैमिल को गुड बाय कहने आए थे या उस टाइप से कुछ, क्योंकि उन्होंने एम हैमिल ने उस स्कूल में अपना 40 साल व्यतीत किया था और अब वो उस स्कूल को छोड़कर जा रहे थे। इसलिए जो विलेजर्स है ना, उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उन्हें आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए वहाँ पे आए थे, ताकि वो सारे विलेजर्स उनके जो फेथफुल सर्विसेज थे, यानी कि एम हैमिल के जो फेथफुल सर्विसेज थे जो उन्होंने पढ़ाया बच्चों को, उन सब के रिस्पेक्ट में विलेजर्स उन्हें शुक्रिया कर सके या फिर उसी टाइप से कुछ।
और फ्रांस ये सब बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है, तभी एम हेमिल अचानक से फ्रांस का नाम लेते हैं और फिर फ्रांस रियलाइज करते हैं कि अब उनका टर्न आ गया है कि वो पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में और वो सब बारे में अपने सर एम हेमिल को सब कुछ बता पाए। फिर वो जैसे ही खड़े होते हैं ना, वो ट्राई करते हैं कि वो एकदम क्लियर बोलेंगे, वो सब कुछ सही बोलेंगे, पर वो पहला वर्ड जैसे ही बोलना शुरू करते हैं वो बहुत ज़्यादा डगमगा जाते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं होता है। पर इस बार जो कि एम हेमिल हमेशा गुस्सा करते थे, इस बार वो गुस्सा नहीं करते हैं और काफ़ी अच्छे से कहते हैं कि फ्रांस, मैं तुम पे चिल्लाऊंगा नहीं, पर तुम्हें बुरा लगना चाहिए क्योंकि तुम रोज कहते थे ना कि तुम अगले दिन जाके पढ़ के आओगे, तुम इस सारी चीज़ों को समझ जाओगे, पर अब देखो क्या हुआ है, तुम्हें अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से बोलना और लिखना नहीं आता है और ये एल्सेक डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम है और कल से तुम अब ये पढ़ने भी वाले नहीं हो क्योंकि एक्चुअली तुम ये पढ़ ही नहीं पाओगे क्योंकि आज हमारा लास्ट लेसन है फ्रेंच का और कल से फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा इस डिस्ट्रिक्ट में। और कल से जो लोग तुम्हें रूल करने के लिए आएंगे, हमें रूल करने के लिए आएंगे, अब उनके पास पूरा राइट है कि वो कह सकते हैं कि तुम लोग कहते हो कि तुम लोग फ्रेंचमैन हो पर तुम्हें अपनी लैंग्वेज ही अच्छे से नहीं आती है। पर फ्रांस, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, तुम इतने भी बुरे नहीं हो, ये गलती मेरी भी है और तुम्हारे पेरेंट्स की भी है। तुम्हारे जो पेरेंट्स थे ना, वो चाहते थे, वो इतना ध्यान भी नहीं देते थे कि तुम क्या पढ़ रहे हो, वो तो चाहते थे कि तुम फार्म्स और मिल में जाके वर्क करो ताकि तुम कुछ पैसे कमा सको। और हाँ, मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हें कभी कभी अपने फ्लावर्स को जो कि मेरे गार्डन में उसे वाटर करने के लिए भेज देता था इंस्टेड ऑफ ये कहूँ कि तुम अपने फ्रेंच लेसन्स को अच्छे से पढ़ो। और कभी कभी जब मेरा फिशिंग करने का मूड होता था तो मैं तुम्हें छुट्टी भी दे देता था। फिर एम हेमिल ना फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और उन्हें इस लैंग्वेज को बचा कर रखना होगा, वो ऐसे ही इसे नहीं गवा सकते। और फिर एम हेमिल कहते हैं कि जब भी लोगों को कैद कर लिया जाता है, एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को कैद कर लिया जाता है, तो उनका जो लैंग्वेज होता है ना, जब तक वो उसे एज अ वेपन रखते हैं तब तक उनके पास तब तक अपने कैद की चाबी होती है। मतलब जब तक लोग अपने लैंग्वेज को सेव करके रखते हैं, लैंग्वेज पे पकड़ रखते हैं ना, जब तक उनके पास अपने लैंग्वेज पे पकड़ होती है तब तक उनके पास इंस्लेवमेंट की चाबी होती है। जो कंट्री अब स्लेव बन चुकी है ना, वो कंट्री, अगर जो कंट्री स्लेव नहीं बनी है, यानी कि जो कंट्री के नीचे वो स्लेव बनी है, उसी कंट्री के लैंग्वेज बोलने लगे या फिर उसे सीखने लगेंगे ना, तो फिर वो कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। फिर एम हेमिल एक ग्रामर की किताब लेते हैं, बुक लेते हैं और उस लेसन को पढ़ाना शुरू कर देते हैं, एक लेसन को उठा के। और पहली बार फ्रैंक ये बता रहे हैं कि पहली बार उन्हें उनका जो लेसन है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा था और इवन एम हेमिल जो थे ना, वो भी उस लेसन को बहुत अच्छे से समझा रहे थे, आराम से समझा रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि ये अब उनके लास्ट लेसन है और वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी वो लास्ट लेसन समझ ना आए। और एम हेमिल चाहते थे कि उन्हें जितना भी कुछ भी पता है फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, उस लेसन के बारे में, वो सब कुछ एक ही बार में अपने सारे स्टूडेंट को बता दें और वो काफ़ी अच्छे से उन्हें समझा भी रहे थे। और फ्रांस भी बताते हैं कि उन्होंने आज से पहले इतना ध्यान से कोई भी लेसन को नहीं सुना था। और फिर उस दिन ग्रामर का लेसन समझाने के बाद उन्होंने एक राइटिंग का सेशन भी मतलब सेक्शन भी के ऊपर भी फोकस किया और उसे भी समझाने की कोशिश की। और उस दिन एम हेमिल ने ना बहुत सारी कॉपीज लाई थी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जिसके ऊपर कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, जिसका मतलब था कि जो एल्सेक डिस्ट्रिक्ट है वो फ्रांस बिलोंग करता है, ना कि कोई और कंट्री, स्पेशली जर्मनी तो बिल्कुल नहीं। और जब सारे बेंच में वो कॉपी रख दिया जाता है तो क्लासरूम में ऐसा लग रहा था ना कि जैसे सारे बेंचेस में फ्लैग्स लगे हुए हैं और सारे फ्लैग्स एक दूसरे से रॉड के हेल्प से कनेक्टेड है, ऐसा उन्हें लग रहा था। और तब पूरा क्लास शांत हो जाता है और उनके क्लास में बस एक ही आवाज़ सुनाई दे रही होती है, वो होती है स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स की, यानी कि जब पेन से लिखते हैं ना तब जो आवाज़ आती है कॉपी में पेन से लिखने टाइम, वो वाली आवाज़। समझ रहे हो कितना एक्चुअली में पिन ड्रॉप साइलेंस का क्या मतलब होता है। फिर फ्रांस बताते हैं कि पहले जब उनके क्लास में इंसेक्ट्स घुसते थे ना, तो सारे बच्चे उन इंसेक्ट्स को देख के चिल्लाने लगते थे, अजीबोगरीब हरकत करने लगते थे। पर इस बार
जब इंसेक्ट्स उनकी क्लास में घुसा तो किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। सबके सब बहुत ज़्यादा अटेंटिव थे अपने टीचर के प्रति, अपने क्लास के प्रति। फिर वो बता रहे कि उनकी क्लास के ऊपर जो पीजन्स बैठे हुए थे, यानी कि जो कबूतर बैठे हुए थे, वो भी बिल्कुल भी साउंड नहीं कर रहे थे। जैसे ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी एम हैमिल की बातों को अच्छे से सुन रहे हैं और लेसन्स को समझ रहे हैं। फिर वो सोचते हैं कि क्या जर्मन्स लोग बोलेंगे पीजन्स को भी कि वो लोग अपना लैंग्वेज चेंज करके जर्मन्स बोलने लगे या फिर उस टाइप से कुछ, मतलब लैंग्वेज चेंज कर ले अपना। फिर वो बोलते हैं कि जब वो लिख रहे थे तब वो नोटिस करते हैं कि एम हैमिल, यानी कि फ्रांस ये सब बोल रहे हैं कि जब वो लिख रहे होते तब वो नोटिस करते हैं कि एम हैमिल पूरे क्लासरूम को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि वो पूरे क्लास के पिक्चर्स को, मतलब पूरे क्लास के पिक्चर को एक बार में कैद करना चाहते हो अपनी आंखों में या फिर अपने दिमाग में। और वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो पिछले 40 साल से उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अब उन्हें वो स्कूल छोड़ के जाना होगा। फिर फ्रांस बोलता है ना कि 40 साल पहले और 40 साल बाद ज़्यादा कुछ नहीं बदला है। क्या क्या बदला है? जो उनके क्लासरूम में बेंचेस थे ना, वो थोड़े पुराने हो गए, बेंचेस और डेस्क थोड़े पुराने हो गए। और उन्होंने जो 40 साल पहले, यानी कि एम हैमिल ने 40 साल पहले जो वॉलनट के ट्रीज लगाए थे वो बड़े हो गए और हॉफमाइंस की जो ट्री लगाई थी वो भी थोड़ी बड़ी हो गई है। बस यही डिफरेंस आया। यानी कि क्या क्या डिफरेंस आया? वॉलनट की ट्रीज बड़ी हो गई है, हॉफमाइन की ट्री बड़ी हो गई है और जो बेंच और डेस्क थे ना वो थोड़े पुराने हो गए। फिर फ्रांस को उस टाइम रियलाइज होता है कि मतलब उसे बहुत बुरा लग रहा था और वो सोच रहा था ना कि अब वो सच में अपने लैंग्वेज के पेपर्स को नहीं पढ़ पाएगा। फिर उसी टाइम फ्रैंक को आवाज आता है कि जो एम हैमिल की बहन थी ना वो ट्रंक्स को पैक करके निकल रही थी, यानी कि अपना पैकिंग करके निकल रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे अब उन्हें वो कंट्री छोड़ के जाना था। तब भी फ्रांस बहुत ही ध्यान से उस लास्ट लेसन को सुन रहे थे क्योंकि वो एकदम अच्छे से उस लास्ट लेसन को समझना चाहते थे। और तभी चर्च का घंटा बजता है और तभी फ्रांस देखता है ना कि वो जो सोल्जर्स उसने सुबह जाते हुए देखा था वो वापस से मार्च पास्ट करके, यानी कि जो भी वो लोग करते होंगे वो करते हुए वापस आ रहे थे एकदम ढोल बाजा बजा के। एंड वो लोग वापस आ रहे थे, तभी चर्च का घंटा बजता है एंड क्लास ओवर हो जाता है। एंड जैसे ये सब होता है ना तो पीछे जितने विलेजर्स के लोग बैठे हुए थे वो सब खड़े हो जाते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? एम हैमिल के रिस्पेक्ट में। फिर एम हैमिल कुछ बोलना चाहते थे, ठीक है, वो क्लास को कुछ बोलना चाहते थे पर वो बोल नहीं पाते। वो बोलते आई, उसके बाद रुक जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं ना, बोर्ड की तरफ टर्न करते हैं और अपने लैंग्वेज में, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिख देते हैं वी आर लव फ्रांस, यानी कि लॉन्ग लिव्ड फ्रांस। और उसके बाद एम हैमिल ऐसे नहीं कहते हैं कि अब क्लास खत्म हो चुका है तुम लोग जाओ, ऐसा वैसा कुछ नहीं कहते हैं, एक वर्ड भी नहीं कहते हैं। बस अपने हाथों के जेस्चर से ऐसे स्टूडेंट को समझ में आ जाता है कि वो कहना चाहते हैं कि अब क्लास खत्म हो चुका है तुम लोग जाओ, पर एक्चुअली में वो कुछ नहीं कहते हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो देखो एक दो चीज याद रखना, जैसे कि कौन कौन सा लेसन हुआ था उनके क्लास में। सबसे पहले ग्रामर का लेसन हुआ था, फिर राइटिंग का लेसन हुआ था, फिर हिस्ट्री का लेसन हुआ था, है ना। और हाँ, एक और चीज याद रखना कि वहां पे पीजन्स को ये बोला जा रहा था कि क्या जर्मन्स लोग आके बोलेंगे कि पीजन्स लोग भी जर्मन लैंग्वेज में गाए अपने लैंग्वेज को चेंज करके, ठीक है। ये दो चीज़ था जो इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा बताना जरूरी है तो फिर बता दिया। और हाँ, इससे हमारा यहीं पे हम लोग का चैप्टर एंड होता है। होपफुली अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, ये कोई समरी नहीं था, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप लोग अपने बुक से मिला सकते हो। अगर आपने ध्यान से मेरे एक्सप्लेनेशन को सुना होगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा सब कुछ। बस हाँ, रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बुक को पढ़ लेना, ओके। और इफ तुम लोग को इस चैप्टर का समरी चाहिए 4, 5 या 6 मिनट का जो भी है तो बोल देना, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है पर उससे आपको ज़्यादा फायदा नहीं होगा, तो फिर बनाने के कोई फायदा नहीं है, मतलब क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो अब चलता हूँ, मिलते हैं आपसे अगली